Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. किसी मुल्क में बादशाह के महल में एक बहुत खूबसूरत बाग था। उसने उसकी देखभाल के लिए बहुत से माली मुकर्रर कर रखे थे, लेकिन कुछ अरसे से ऐसा हो रहा था कि रोज़ाना रात को कोई अजीब व गरीब मखलूक बाग में आती और दरख्तों की शाखें तोड़ देती। बादशाह मालियों से बहुत नाराज़ था। माली हर तरह की कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों को पकड़ा जाए जो बाग को तबाह कर रहे हैं। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद मालियों को पता चला कि आधी रात के करीब 3 हंस बाग में आते हैं, लेकिन सुबह जब तफ्तीश की जाती तो घास पर इंसानी पाँव के निशान नजर आते। बादशाह ने बाग की रखवाली के लिए चौकीदार रखे, लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही हंसों के आने का वक्त होता, चौकीदारों को नींद आ जाती और अगली सुबह दरख्तों की कई शाखें टूटी हुई मिलते। बादशाह के 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटे काफ़ी चाक व चौबंद थे, लेकिन छोटा बेटा बहुत सुस्त और ढीला ढाला सा था। लोग उसे बेवकूफ़ समझते थे। बादशाह के बड़े बेटे बाप की परेशानी पर खुद भी परेशान थे और चाहते थे कि किसी तरह बाग उजाड़ने वालों का पता चल जाए। चुनांचा सबसे बड़े शहजादे ने बादशाह से कहा, आबा जान, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इन लोगों का पता लगाऊं जो हमारे बाग को तबाह कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, ज़रूर, तुम ये काम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। बड़ा शहजादा शाम होते ही बाग में दाखिल हो गया और बादाम के दरख्त के नीचे छिप कर बैठ गया। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो 1 सेकंड के लिए भी आंख बंद नहीं करेगा, लेकिन आयन इसी वक्त जब उसे होशियार होकर बैठना चाहिए था, इसे नींद आ गई। बाग में आंधी आई और इस आंधी में तीनों हंस उड़ते हुए बाग में उतरे। सुबह जब बादशाह शहजादे का कारनामा देखने आया तो ये देखकर बहुत मायूस हुआ कि शहजादा गहरी नींद सविया हुआ था और इस दरख्त की 3 शाखें टूटी हुई थीं जिसके नीचे वो लेटा था। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वो नाराज होकर बोला, अगर तुम मेरे बेटे न होते तो मैं तुम्हारे कान और नाक कटवा कर गुधे पर सवार करके पूरे शहर में घुमाता। अगले दिन दूसरे शहजादे ने चोरों को पकड़ने का इरादा किया, लेकिन उसके साथ भी वही कुछ हुआ जो पिछली रात बड़े शहजादे के साथ हुआ था। तीसरे दिन सबसे छोटे शहजादे ने बाग में जाने की इजाज़त चाही तो बादशाह ने कहा, तुम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हो। तुम्हारे बड़े भाई जो बहुत चालाक और होशियार हैं, वो ये काम न कर सके, तुम कौन सा तीर मार लोगे। लेकिन जब छोटे शहजादे ने बहुत ज़िद की तो बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी और वो शाम को बाग में दाखिल हो गया। वो ये सुन चुका था कि ऐन इसी वक्त हंस बाग में दाखिल होते हैं जब चौकीदारों को नींद आ जाती है। वो नहीं चाहता था कि अपने भाइयों की तरह वो भी सो जाए। उसने चाकू से अपनी अंगली पर ज़ख्म लगाया और इस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दिया ताकि दर्द की वजह से उसे नींद न आए। अंधेरा छा गया। फिर चांद अपनी पूरी आब व ताब के साथ निकला और सारा बाग चांदनी से जगमगा उठा। फिर हल्की हल्की हवा चलने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता तेज हो गई। शहजादा समझ गया कि अब हंसों के आने का वक्त हो गया है। उसने आसमान की तरफ देखा तो दूर फजा में 3 छोटे छोटे धब्बे नजर आए जो देखते ही देखते बड़े होते गए और फिर 3 सफ़ेद हंस खामोशी से बाग में उतरे। उनके परों की आवाज़ भी सुनाई न दी। शहजादा चौंकना हो गया और जल्दी से एक झाड़ी में छिप गया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि तीनों हंस शहजादियों के रूप में बदल गईं और उन्होंने अपने पर उतार कर इसी झाड़ी के पास रख दिए जहां वो छिपा हुआ था। खूबसूरत हंस शहजादियां नाचने लगें। उनके बाल चांदनी में नहायत खूबसूरत लग रहे थे। शहजादे ने सोचा, अगर मैंने फिरती से काम न लिया तो ये लड़कियां जितनी तेजी से आई हैं इतनी ही तेजी से वापस चली जाएंगी और मैं हाथ मिलता रह जाऊंगा। ये सोचकर वो तेजी से झाड़ी में से निकला और झपट कर एक लड़की के पर उठा लिए। जितनी तेजी से उसने पर उठाए, इससे ज्यादा फिरती के साथ बाकी 2 लड़कियों ने अपने पर उठाकर बाजुओं पर लगाए और हंस बनकर उड़ गईं। अब एक ही लड़की बाकी रह गई थी। वो कांपती हुई शहजादे के पास आई, बोली, खुदा के लिए मेरे पर वापस दे दो। शहजादा बोला, हरगिज़ नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। लड़की ने शहजादे को बताया, मैं एक बादशाह की बेटी हूँ जिसकी सल्तनत यहाँ से बहुत दूर है। ये दोनों लड़कियाँ जो अभी अभी गई हैं मेरी बड़ी बहनें हैं। हमारे ऊपर किसी दुश्मन ने जादू कर दिया था। वो हमें मजबूर करता था कि हम हंस का भीस बदल कर यहाँ आएं और इस खूबसूरत बाग के किसी दरख्त की एक एक शाख तोड़ कर ले जाएं।
जादूगर ने कहा था कि जब तुम्हारे परों को किसी इंसान का हाथ लग जाएगा तो तुम्हारे ऊपर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। लड़की शहजादे से बातें कर रही थी और शहजादा उसे गौर से देख रहा था। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शहजादे ने फैसला कर लिया कि वो शादी करेगा तो इसी से। शहजादे ने लड़की को अपने बाप के महल और इसकी सल्तनत के किस्से सुनाए, अपने भाइयों के मुतालिक बताया और फिर आखिर में बोला, अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो तो हमारी ज़िंदगी बहुत खुश व खुर्रम गुजरेगी। शहजादी बोली, इस वक्त तो मुझे अपने घर जाना है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे तलाश करना पड़ेगा। मेरे बाप का मुल्क दुनिया के उस पार है और उसका नाम है कहकशां। मैं तुम्हें अपने बाप के महल में ही मिलूंगी, लेकिन याद रखना, मुल्क कहकशां को जाने वाली जो सड़क है वो बहुत लंबी और रुकावटों से पुर है। उस मुल्क का रास्ता तलाश करना इतना आसान नहीं। शहजादा बोला, कोई अता पता तो बताओ। शहजादी बोली, चांद से परे, सूरज से भी परे, उस जगह से भी आगे जहां से हवाएं और आंधियां आती हैं, मेरा मुल्क है। ये कहते हुए शहजादी जरा पीछे हटी। शहजादा बेध्यान हो गया था। लड़की ने जल्दी से अपने पर बाजुओं पर लगाए और पलक झपकते में हंस बनकर उड़ गई। सुबह जब बादशाह छोटे शहजादे की खबर लेने आया तो वो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि दरख्तों की कोई शाख टूटी हुई नहीं थी। बादशाह ने शहजादे की बहुत तारीफ की, लेकिन शहजादा तो शहजादी के गम में उदास था। उसने बादशाह से कहा, अब्बा जान, मैं एक शहजादी की तलाश में जा रहा हूँ जिससे मैं शादी करूँगा। बादशाह ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन शहजादा न माना और वो सफ़र पर चल पड़ा। जिस घोड़े पर वो सवार था वो बहुत तेज़ रफ्तार था, लेकिन शहजादा उस कदर बेचैन था कि उसे घोड़े की रफ्तार सुस्त महसूस हो रही थी। 7 रोज़ के बाद आखिर वो एक ऐसे इलाके से गुजरा जहाँ दूर दूर तक आबादी न थी। हर तरफ पत्थर और चट्टानें थीं। अब उसे कुछ उम्मीद हुई कि शायद शहजादी ऐसे ही किसी इलाके में रहती हो। दिन गुजरते गए, उसे पत्थरों, चट्टानों और खुले मैदानों के अलावा कुछ नजर न आया। वो अपने ख्यालों में गुम चला जा रहा था कि कुछ फासले पर 3 जिन नजर आए जो खिंजर निकाले एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे। शहजादा उनके पास गया और बोला, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? उनमें से एक बड़ा जिन बोला, हम तीनों भाई हैं, हमारा बाप हमारे लिए कुछ जायदाद छोड़ गया है, उसकी तकसीम के सिलसिले में हम झगड़ रहे हैं। शहजादे ने पूछा, क्या जायदाद छोड़ी है तुम्हारे बाप ने? उस पर जिन्नों ने उसे बताया, हमारा वालिद जूतों का एक जोड़ा छोड़ गया है, जिनको पहनकर इंसान एक कदम में 7 मील का फासला तय कर सकता है। एक चादर है जिसे ओढ़ने वाला दूसरों की नज़रों से ओझल हो जाता है। एक टोपी है जिसके पीछे एक पर लगा है। अगर टोपी का पर वाला रुख बदलकर आगे कर लिया जाए तो इतनी जोर की आवाज़ पैदा होती है जैसे 7 तोपें एक साथ दाग दी गई हों। शहजादा कुछ देर सोचने के बाद बोला, इन चीज़ों की तकसीम न करो, बल्कि तुम में से जो सबसे ज़्यादा उनका हकदार हो वो ये तीनों चीज़ें ले ले। लाओ, ये मुझे दे दो, और जब मैं 1, 2, 3 कहूँ तो तीनों भागो। वो जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, उसकी चोटी का पत्थर सबसे पहले उखाड़ कर जो लाएगा वही खुशकिस्मत ये तीनों चीज़ें ले लेगा। जिन्नों ने उसकी ये तजवीज़ मान ली, और जब उसने 1, 2, 3 कहा तो तीनों दौड़ पड़े। जो ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया, शहजादे ने फौरन जूते पहने और चादर और टोपी अपने पास रख ली। अब उसका काम आसान हो गया था। उसे घोड़े की ज़रूरत न रही थी, क्योंकि उसका एक कदम 7 मील के बराबर था। वो चलता गया, अजीब और गरीब इलाके आते गए। शाम तक वो एक दलदली इलाके में पहुंच गया। अंधेरे की वजह से आगे जाना मुमकिन न था। सोने से पहले उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो दौर जंगल में रोशनी दिखाई दी। वो उस तरफ चल पड़ा। ये रोशनी एक झोंपड़ी से आ रही थी। शहजादा इस झोंपड़ी में दाखिल हो गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है। शहजादे ने इससे झोंपड़ी में ठहरने की इजाज़त मांगी तो वो बोली, मैं चांद की माँ हूँ। आज वो आसमान का सफ़र जल्दी ख़त्म करके वापस आ जाएगा। अगर उसकी रोशनी तुम पर पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन शहजादे ने बहुत ज़िद की तो बूढ़ी ने मजबूर होकर उसे इजाज़त दे दी। शहजादे की अभी आंख भी न लगी थी कि चांद वापस आ गया। आते ही उसने पूछा, कौन हो तुम? शहजादा बोला, ऐ चांद, मैं मुल्क कहकशां जाना चाहता हूँ। तुम सारी दुनिया पर अपनी रोशनी की करने बिखेरते हो, मुझे कहकशां का रास्ता बता दो। चांद बोला,
कहकशां को जाने वाला रास्ता यहाँ से बहुत दूर है। तुम्हें अभी 1 दिन है और 1 रात चलना होगा, फिर किसी से पूछना। शहजादा चलता गया। शाम के करीब वो एक और जंगल में पहुंचा। वहां भी उसे एक झोंपड़ी नजर आई। वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ। झोंपड़ी में एक और बूढ़ी औरत बैठी थी। शहजादे ने उससे रात गुजारने की इजाजत चाही तो वो बोली, मैं सूरज की माँ हूँ, मेरा बेटा अब घर वापस आने वाला है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब शहजादे ने जिद की तो उस बूढ़ी ने भी उसे रात बसर करने की इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद सूरज आ गया। उसने भी शहजादे से वही सवाल किया, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? शहजादा बोला, ए सूरज, मैं मुल्क कहकशां जाना चाहता हूँ। तुमने ज़रूर ये मुल्क देखा होगा, मुझे उसका रास्ता बता दो। सूरज बोला, मैंने यह मुल्क कभी नहीं देखा। ये इतना दूर है कि चांद और सूरज की रोशनी भी वहाँ नहीं पहुँचती। तुम अभी और आगे जाओ, फिर किसी से रास्ता पूछ लेना। शहजादा बेचारा उदास हो गया। वो बहुत थक चुका था, लेकिन शहजादी की याद उसके दिल से नहीं जाती थी। वो फिर आगे चल दिया। रात को उसे एक और बूढ़ी औरत मिली। ये बूढ़ी पिछली दोनों औरतों से ज्यादा रहम दिल थी। उसने शहजादे को बताया, मेरी 7 बेटियां हैं और ये 7 वो हवाएं हैं जो दुनिया में घूमती फिरती हैं। तुम जरा इंतजार करो, शायद इनमें से किसी को कहकशां का पता मालूम हो। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी की बेटियां घर में दाखिल हुईं तो शहजादे ने उनसे कहा, ऐ हुआओ, तुम सारी दुनिया में घूमती फिरती हो, मुझे कहकशां का पता तो बताओ। लेकिन उनमें से कोई भी शहजादे की मदद न कर सकी। अब तो शहजादे का दिल टूट गया। वो रोने लगा। बूढ़ी ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो बोली, हौसला न हारो, अभी तो मेरी सिर्फ 6 बेटियां आई हैं। 7वीं बेटी जो सबसे ज्यादा तेज है और जिसे तूफान कहते हैं, वो अभी आने वाली है। जरा इंतजार करो, शायद वो कुछ बता सके। इतने में बूढ़ी औरत की 7वीं बेटी भी आ गई। जो ही वो झोंपड़ी में दाखिल हुई, शहजादे ने उससे कहा, खुदा के लिए मुझे मुल्क कहकशां का पता बता दो। वो 7वीं बेटी बोली, मैं तो वहीं से आ रही हूँ। वो इतना दूर है कि तुम्हारा वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो। शहजादे ने सारी कहानी सुनाई तो हुआ अफसोस करते हुए बोली, अगर तुम वहाँ पहुँच भी गए तो कोई फ़ायदा ना होगा। उस शहजादी की तो कल दोपहर को शादी हो रही है। मैं आज सारा दिन महल की छत पर शहजादी के शादी के कपड़े सिखाती रही हूँ। शहजादा बोला, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। शहजादी की शादी के तमाम कपड़े उड़ाकर कीचड़ में फेंक दो, इस तरह शादी रख जाएगी। हुआ बोली, ये तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो। अगर मैं शादी रखवाने में कामयाब हो गई तो तुम्हें वहाँ मौजूद होना चाहिए। शहजादी उस शादी से खुश नहीं। मैंने देखा था वो बहुत उदास थी। हवा ने शहजादे को अपने साथ उड़ाना चाहा तो वो हंस पड़ा और बोला, मेरे ये बूट देखे हैं तुमने? मेरा 1 कदम 7 मील का है, तुम मेरी फिक्र न करो। और वाकई ऐसा ही हुआ। शहजादा हुआ से मीलों आगे था और हवा को उसका साथ देने के लिए बहुत तेजी से चलना पड़ रहा था। वो एक बहुत बड़े सहरा से गुजर रहे थे। फिर वो पहाड़ आ गए जिन पर सदियों से बर्फ जमी हुई थी। पहाड़ों का यही सिलसिला मुल्क कहकशां की सरहद थी। इन पहाड़ों को अबूर करते ही वो महल नजर आने लगा जहां शहजादी की शादी की तैयारियां हो रही थीं। हवा ने अपना वादा पूरा किया और इतनी जोर से चली कि तमाम झंडियां, झाड़, फानूस और कनातें टूट फूट गईं। शादी के कपड़े उड़कर दूर पानी और कीचड़ में जा गिरे। हर तरफ हंगामा मच गया और शादी मुलतवी कर दी गई। शहजादे ने जादू की चादर ओढ़ ली। अब उसे कोई नहीं देख सकता था। वो उस कमरे में गया जहां शहजादी उदास और गमगीन बैठी आंसू बहा रही थी। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो कमरे में पड़ी हुई मेज पर बैठ गया। उसे सख्त भूख लगी थी। खुशकिस्मती से मेज पर एक केक, एक छुरी और ठंडे पानी की एक बोतल रखी थी। उसने केक काटकर खाना शुरू किया और पानी की बोतल से पानी पिया। ये देखकर वो हैरान रह गया कि काटने के बावजूद केक वैसे का वैसा रहा और पानी पीने के बावजूद बोतल भरपूर थी। जब उसका पेट भर गया तो वो इत्मीनान से शहजादी के पास जा बैठा, लेकिन खुद को जाहिर न किया और बोला, हुजूर, मैं आ गया हूँ। शहजादी आवाज सुनकर डर के चीखी तो महल का चौकीदार भागा आया। शहजादे ने अपनी टोपी का रुख बदल लिया और पर वाला हिस्सा सामने कर दिया।
अचानक महल तोपों की आवाज से गूंज उठा। तमाम चौकीदार और मुहाफिज दौड़ कर आए। बादशाह और मलका भी आ गए। बादशाह ने कहा, तुम जो कोई भी हो, हमें बताओ कि क्या चाहते हो। शहजादा बोला, मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। शहजादी ने बादशाह से कहा, ये शख्स जो नजर नहीं आता, जिनों के मुल्क का शहजादा है, अगर आपने उससे शादी न की तो ये आपके मुल्क को तबाह कर देगा। बादशाह डर गया और उसने अपने वजीरों से मशूरा करके शहजादे की बात मान ली। यूं शहजादी और शहजादे की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। 3 दिन तक खूब जश्न रहा, लेकिन इस दौरान भी शहजादे ने जादुई चादर ओढ़े रखी और सबकी नज़रों से ओझल रहा। चौथे दिन शहजादे ने दीवार पर लटकी हुई एक तलवार उतारी। इसके दस्ते पर पहले अपना नाम लिखा, फिर ये लिखा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। ये सब कुछ लिखकर उसने तलवार दोबारा दीवार पर लटका दी। फिर जादुई जूते पहने, केक और पानी की बोतल साथ ली और वापस रवाना हो गया। रास्ते में एक ऐसा मुल्क आया जहां लोग भूख की वजह से मर रहे थे और वो नहायत कमजोर हो चुके थे। शहजादे ने उनको जादुई केक दे दिया। लोग खाते गए मगर केक वैसा का वैसा ही रहा। उसके बदले में उसने लोगों से वादा लिया कि अगर कभी शहजादी अपने बच्चों के साथ यहाँ से गुजरे तो वो उसका इस्तकबाल करें और उसे अगले मुल्क की सरहद तक पहुँचा दें। उसके बाद शहजादा एक ऐसे मुल्क में दाखिल हुआ जहाँ बरसों से बारिश नहीं हुई थी। कुएं और दरिया सब सूख चुके थे। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। शहजादे ने अपनी बोतल का पानी इन लोगों को दिया। उन्होंने जी भरकर पानी पिया, लेकिन बोतल ज्यों की त्यों रही। यहाँ भी शहजादे ने लोगों से वादा लिया कि अगर कभी कोई शहजादी अपने बेटे के साथ यहाँ से गुजरे तो उसकी भरपूर मदद करें और उसे अगले मुल्क की सरहद तक पहुँचा दें। उधर शहजादे के जाने के बाद शहजादी बहुत अफसरदा हो गई। इसका दिल किसी काम में न लगता। अगले मौसम बहार में उसके यहाँ एक खूबसूरत शहजादा पैदा हुआ। जब वो 6 साल का हुआ तो एक दिन इसने अपनी माँ से जिद की कि दीवार पर लटकी हुई तलवार उसे दिखाई जाए। शहजादी ने जब तलवार उतारी तो इसकी नज़र इस पर लिखी तहरीर पर पड़ी। ये देखकर इसकी खुशी की अंतहा न रही कि शहजादा अपना पूरा पता तलवार पर लिख गया था। ये तो वही शहजादा था जिसके बाग में वो सुनहरी हंस बनकर आया करती थी। शहजादी ने अपने बेटे से कहा, चलो बेटा, अब हम तुम्हारे अब्बू की तलाश में निकलते हैं। अगले ही दिन वो रवाना हो गई। इसके साथ एक फौजी दस्ता, बेशुमार नौकर चाकिर और सामान से लदी हुई गाड़ियां थीं। जब वो उस मुल्क में पहुंचे जहां शहजादे ने केक दिया था तो लोगों को शहजादे से क्या गया वादा याद आ गया। उन्होंने शहजादी और उसके बेटे का शानदार इस्तकबाल किया। फिर उन्हें दूसरे मुल्क की सरहद तक छोड़ आए। ये वही मुल्क था जहां के बाशिंदों को शहजादे ने पानी दिया था। यहाँ भी शहजादी और उसके साथियों की खूब आओ भगत हुई। ये लोग भी शहजादी को अगले मुल्क की सरहद तक बहिफाजत ले गए। एक दिन का सफ़र करने के बाद शहजादी शहजादे के शहर के करीब पहुंच गई, लेकिन वो शहर में दाखिल न हुई बल्कि कुछ फासले पर एक खुले मैदान में ठहर गई। मैदान में खेमे लगा दिए गए, कालीन बिछा दिए गए और तमाम कीमती वो खूबसूरत सामान जो वो साथ लाई थी सजा दिया गया। फिर शहजादी ने बादशाह को पैगाम भिजवाया, मैं मुल्क कहकशां की शहजादी हूँ और आपकी बहू बनना चाहती हूँ। मेहरबानी फरमाकर अपने बेटों को बारी बारी मेरे पास भेजें ताकि मैं उनमें से एक नौजवान को चुन सकूं। सबसे पहले बड़ा शहजादा तैयार होकर घोड़े पर सवार आया शहजादी से मिलने। शहजादी के बेटे ने पूछा, क्या ये मेरे अब्बू हैं? शहजादी ने कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारे अब्बू नहीं। ये सुनकर शहजादा वापस चला गया। फिर दूसरा शहजादा किस्मत आजमाने आया। उसे देखकर भी लड़के ने वही सवाल किया। शहजादी ने जवाब दिया, ये भी तुम्हारे अब्बू नहीं हैं। सबसे आखिर में छोटा शहजादा घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। शहजादी ने उसे पहचान लिया और लड़के को बताया, बेटे, यही तुम्हारे अब्बू हैं। लड़का खुशी के मारे फौरन खेमे से बाहर निकला और अपने वालिद से लपट गया। खुशी के मारे शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। तीनों देर तक बातें करते रहे। शहजादा उन्हें अपने महल ले आया। उसके भाई ये देखकर बहुत हैरान हुए कि ये सुस्त और नाकाम लड़का शहजादी को कैसे पसंद आ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शहजादी को हासिल करने के लिए इस लड़के ने कितनी तकालीफ बर्दाश्त की थीं।